हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग में। देखो, आज का जो वीडियो है आपका पार्ट 2 है। राष्ट्रपति से रिलेटेड हम लोग सवाल कर रहे हैं। आज का वीडियो पार्ट 2 है। देखो, हम छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, है ना भाई, और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो जाएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप अभी तक तो मोटा मोटी मैं थंबनेल में आपको जो दिखा रहा हूँ, इस थंबनेल पे आप एक बात समझ पाएंगे कि हमारी ये फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th एंड 15th, यानी 15वीं राष्ट्रपति आपकी बनी है। आप देख पा रहे हो। एक्चुअली में कितनी बार इलेक्शन हुआ है वो अलग केस है, क्योंकि प्रेसिडेंट जी का इनका तो 3 बारी हो चुका है ना। 12 साल नियर अबाउट थे ये, तो उससे नहीं करना। इनका ये समझना, ये 15 टोटल 15 राष्ट्रपति आ चुके हैं, 15वीं ये है, ठीक है ना। कौन? आपके द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है ना भाई। इसके पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद जी थे। इनके पहले कौन थे? आपके क्या कहते हैं, प्रणब मुखर्जी थे। इनके पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, और इनके पहले हमारे APJ अब्दुल कलाम थे। तो आप समझ जाइए कि APJ अब्दुल कलाम, जब हम अपने बारे में बताएं, जब हम जानने काबिल हुए थे, तो APJ अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट थे उस समय, ठीक है ना। जब हम लोग अपना 4th या 5th में स्कूल जाया करते थे, उस समय की बात है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। आज देखिए यहाँ पे, अब ये आपका ये सेशन है, इस सेशन की शुरुआत करते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आगे आते हैं, आज के थाट को थोड़ा सा पढ़ते हैं। हमारे APJ अब्दुल कलाम जी की थाट है, थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। चूँकि हमारे प्रेसिडेंट का टॉपिक चल रहा है, तो हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी थाट है उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा, जरा पढ़ना। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएंगे, उस दिन मान लीजिए आप कामयाब हो गए। यानी जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, यानी आप ऐसे व्यक्ति बन जाओ कि लोग आपका ऑटोग्राफ लेने लगे, है ना। तो जब आप ऑटोग्राफ देने काबिल हो जाएंगे, तो आप समझ जाइएगा कि आप कामयाब हो चुके हैं। यानी आपको उस मुकाम तक जाना है। कामयाबी का मतलब आपको उस मुकाम तक जाना है कि आपके ऑटोग्राफ लोगों को लेने की ज़रूरत पड़ जाए। चलिए ठीक है, आगे शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले सवाल से, ठीक है ना। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है? भारत, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कई सवाल ऐसे कई बारी रिपीट होंगे, होने दो, आपका रिवीजन हो जाएगा। साथ ही साथ हर एक वैरायटी के सवाल कैसे पूछे जाते हैं, घुमा फिरा करके कई तरीके से। कोई सवाल आप देखना 6-7 बारी भी आ जाएगा। हमारा मतलब हमारा मकसद तुम्हें तैयार करना है, यानी क्वेश्चन जैसे भी आए पढ़ से तुम आंसर दो, है ना। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति की बात करेगा, और कहेगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये दोनों बात आती है तो किसके चुनाव में भाई? प्रेसिडेंट के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में, है ना भाई। तो राष्ट्रपति का चुनाव आपका आ जाएगा, उत्तर आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, ठीक है ना। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अभी देखो चर्चा करते हैं, जो भी जैसे उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रपति। अगले सवाल पे आते हैं भाई, है ना। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? राष्ट्रपति। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? चुनाव संबंधी अगर कोई मैटर होगा, चुनाव संबंधी अगर कोई मैटर होगा, तो सिवाय उच्चतम न्यायालय में, बार बार बताया हूँ, उच्चतम न्यायालय में ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, है ना भाई। तो उच्चतम न्यायालय में ही जाएगा, और कहीं चुनाव संबंधी इसके जो मामले हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड है, और कहीं नहीं जाएंगे, केवल उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, ठीक है ना। तो आपका उच्चतम न्यायालय यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं भाई। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा? आपसे सवाल अनुच्छेद से पूछ लिया, तो भैया किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 71 के द्वारा। ध्यान देना, अनुच्छेद 71 क्या कहता है? थोड़ा थोड़ा अनुच्छेद को पढ़ देना। 71 कहता है कि संबंधी मामले किससे? जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, संबंधी मामले कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। ये कौन कहता है? 71 कहता है भैया। चलो 55 क्या कहता है, जरा देख लेते हैं, 55 की चर्चा कर लेते हैं, है ना भाई। 55 क्या कहता है?
55 कहता है, अभी थोड़ी देर पहले जो आपने लिखा था कि जो इसका चुनाव होगा राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति निर्वाचन जो होगा, ये अनुपातिक समानुपातिक मत पद्धति एवं एकल संक्रमणीय, ठीक है ना, ये ध्यान रहे, ये है। और कब तक के लिए? 5 साल के लिए। इस तरीके से निर्वाचन होगा, इस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। और कै साल तक के लिए निर्वाचन होगा? 5 साल तक के लिए निर्वाचन होगा। तो ये आपका कहा गया है अनुच्छेद 55 में, ठीक है ना, अनुच्छेद 55 में, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 55 आपका हो गया, ठीक है ना। अनुच्छेद 68 की बात करते हैं, क्लियर है। अनुच्छेद 68 कहता है कि अगर अपने शासनकाल के दौरान यदि उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, उपराष्ट्रपति मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे या कोई केस ऐसा घट जाए जिसकी वजह से इसका पद यानी शासनकाल के दौरान उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाने पर तुरंत एक दूसरा नया उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, नया उपराष्ट्रपति का के निर्वाचन संबंधी, है ना भाई, जल्दी से निर्वाचित करके उसको पद दिया जाए, ठीक है। पद, रिक्ति जो होती है इसकी, खाली रिक्ति, इसको उपराष्ट्रपति के पद को भरने, ठीक है ना, ये होना चाहिए, पद को भरना है इसे। तो ये आपका 68 कहता है ना भाई। 68 आपका कहता है कि शासनकाल के दौरान उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो नया उपराष्ट्रपति के पद को भरने संबंधी, ठीक है ना, भरने संबंधी। क्या हो गया भाई? शासन काल के दौरान उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाने पर नया उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए, है ना, उसका जो निर्वाचन होता है, तो निर्वाचन का। 69 कहता है कि कोई भी राष्ट्रपति अपना कार्यभार, ठीक है, लेने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति के सामने शपथ लेगा। क्या लेगा? शपथ लेगा। तो 69 में सीधे सीधे कहा जाए, 69 क्या है? उपराष्ट्रपति का शपथ है। 69 क्या है? उपराष्ट्रपति का शपथ है। 55 क्या है? 55 क्या है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन
अनुपातिक, समानुपातिक, ठीक है, मत पद्धति, एकल संक्रमणीय सिस्टम जो होता है उसके जरिए वो जो है 5 साल के लिए उसके जरिए बनाया जाता है। अनुच्छेद 68 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति अपने शासनकाल के दौरान अगर पद त्याग देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो रिक्ति है पद की, उस खाली पद को जल्द ही भरने का प्रावधान किया जाता है, यानी उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कराई जाए। एक तरीके से ये आपका हो जाता है। तो ये आपका हो गया सारे अनुच्छेद। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है 71। अनुच्छेद 71 में उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति संबंधी कोई मामले होंगे वो कहाँ पहुँचेंगे भाई? सुप्रीम कोर्ट पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचेंगे? सुप्रीम कोर्ट। आगे आते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो महज 2 सप्ताह। केवल बेचारे 14 दिन ही चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो महज 2 सप्ताह। क्लियर है ना? तो महज 2 सप्ताह। आगे आते हैं, तो मान के चलिएगा कि महज 2 सप्ताह। आगे आते हैं भाई, भारत के राष्ट्रपति को चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? यानी कुल मिला के कहना चाह रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यभार कितने साल का होता है? तो भाई 5 वर्ष का। कितने साल का भाई? 5 वर्ष का। तो आपने उत्तर क्या लगा देना है? 5 वर्ष। आगे आते हैं, अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? ठीक भैया, 55 कहता है कि आपका समानुपातिक, ठीक है, मत पद्धति एवं एकल संक्रमणीय सिस्टम जो है उसके जरिए व्यक्ति को 5 साल का सिस्टम अपनाना है और वो 5 साल तक बने रहने का प्रावधान आर्टिकल 56 करता है। आर्टिकल 56 क्या करता है? 5 साल तक बने रहने का प्रावधान करता है। ठीक है, ये माइंड में रहना चाहिए। 5 साल तक बने रहने तक का प्रावधान करता है। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें हो जाएंगी, है ना? चलो आगे का सवाल जो आपका कह रहा है इसको ध्यान देना। ये कह रहा है, यानी हमने कहा कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है, इसकी अगर चर्चा करेगा तो ये आपका आर्टिकल 56 है। ठीक है ना? इसकी चर्चा करेगा तो आर्टिकल 56 है। अभी अब सारे आर्टिकल को देख लेते हैं। ये समयावधि है, समयावधि का आर्टिकल है, राष्ट्रपति के समयावधि का आर्टिकल है। आगे चलते हैं, 54 को जरा देख लेते हैं भैया। 54 को जरा देखते हैं, है ना? 54 कहता है, देखो किस तरीके से आपका क्या सिस्टम था उसके, क्या कहते हैं, निर्वाचन का राष्ट्रपति के, वो तुमने पढ़ा आर्टिकल 55 में। 56 में आपने पढ़ा आर्टिकल उसके समयावधि 5 साल के लिए। और इसके ठीक पहले 54 में क्या था कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो हिस्सेदारी होती है कैसे होती है, यानी आप समझ जाना कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसका स्पेशली राष्ट्रपति का चुनाव रख लीजिए, राष्ट्रपति का चुनाव रख लीजिए, राष्ट्रपति का चुनाव, यहाँ चुनाव हो जाएगा। अब चुनाव में आएगा क्या क्या, जैसे कि यहीं पे आपका बताता है कि राज्यसभा
यानी संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, है ना भाई, दोनों सदन। लेकिन ध्यान रहे इन दोनों सदन में निर्वाचित ही व्यक्ति होंगे, आपके वो नहीं होंगे। अब चाहे जैसे निर्वाचन हो, है ना, निर्वाचित होंगे। जो एग्लो इंडियन होते थे या राष्ट्रपति के द्वारा जो रखे जाते थे उनको छोड़ के। तो संसद के दोनों सदन से तथा राज्य या केंद्र विधान सभाओं से, राज्य या केंद्र विधान सभाओं से सभा के निर्वाचित सदस्य यही हिस्सा लेंगे भाई। तो ये 54 आपको ये बताता है कि किस प्रकार से ये लोग आपका इसमें हिस्सा लेंगे, ठीक है ना। तो 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उस चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्य या केंद्र विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिसमें विधानसभाएं होती हैं, ठीक है ना। विधान परिषद पे मत जाना, केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इतना आपका करना है। ये होता है, मैं अभी इसकी चर्चा करूंगा कैसे इलेक्शन होता है, फिलहाल इतना। चलो आगे आते हैं। आर्टिकल 57 क्या कहता है और आर्टिकल 58 क्या कहता है, ये भी आपको समझना होगा, है ना भाई। एक एक स्टेप चला जाता है। मान लीजिए आपसे पहले कहा कि भाई, है ना, 54 पे आपका हो गया, 55 पे आपका हो गया, 56 पे आपका हो गया, 56। जब समयावधि आई तो उसने कहा कि भाई समयावधि कंप्लीट हुई तो क्या फिर से वो निर्वाचित हो सकता है? तो हाँ भाई, हाँ, 5 साल बाद दोबारा निर्वाचन में हिस्सा ले सकता है, दोबारा निर्वाचन में हिस्सा ले सकता है ना भाई, दोबारा निर्वाचन में हिस्सा ले सकता है। तो ये आपका क्या कहता है, आर्टिकल 57 हिस्सा ले सकता है। ये आपका आर्टिकल 57 हो जाएगा, ये आपका आर्टिकल 57 हो जाएगा, दोबारा आर्टिकल में हिस्सा ले सकता है। अभी आर्टिकल 58 की बात करें, अब दोबारा आर्टिकल में हिस्सा ले। अब ये बताइए, आर्टिकल 58 कह रहा है कि योग्यताएं क्या हो जाती हैं इसमें। जैसे मोटा मोटी अगर कहा जाए तो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, है ना भाई, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, है ना भाई, चुका हो। और साथ ही साथ कह रहा है कि आपका लोकसभा की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो। ये आपके आर्टिकल 58 के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। स्पेशली ये कहा गया है आर्टिकल 58 में कि आपका लोकसभा सदस्य की योग्यता रखने वाला व्यक्ति हो, ठीक है ना, भारत का नागरिक हो, ये भी होना चाहिए। तो चलिए, आपका ये केस आपका यहाँ पे ख़त्म होता है ना। तो आप समझ गए हैं किस प्रकार से कैसा आर्टिकल है, ठीक है ना। चल आगे आते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, जरा देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, कौन होते हैं भैया, संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सदस्य। ये विधानसभा तो सही था, परिषद आके गड़बड़ कर दिया भाई, तो ये गलत हो गया, है ना। फिर कह रहा है संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य केवल इसके ही नहीं होते हैं, विधानसभा के भी होंगे। फिर कह रहा है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, बात उसकी नहीं है, निर्वाचित यहाँ पे लगभग सारे होते हैं, बस केवल आपको एग्लो इंडियन टाइप के जो होते हैं उन्हीं को नहीं लिया जाता। इसमें कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, उन व्यक्तियों को नहीं लिया जाता जो व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा हुए होते हैं, बस, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है।
यहाँ पे निर्वाचित रहेंगे, क्योंकि विधानसभा में सब निर्वाचित आते हैं, और वहाँ पे भाई लोकसभा में तो निर्वाचित रहेंगे लेकिन राज्यसभा में निर्वाचित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ पा रहे हो? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहेंगे लेकिन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहेंगे। ठीक है ना, तो आपका ये हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे कहता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? थोड़ा सा पढ़ना, सही नहीं है यानी गलत छाटना है। कह रहा है सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब एक या दो विधानसभाएं भंग हो। बिल्कुल सही बात है। विधानसभा के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं इसमें। अगर विधानसभा भंग है तो उस समय राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा। ठीक है ना, पहला केस सही है ना। विधान परिषद की बात करता तो समस्या थी, तो वहां कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि राष्ट्रपति के समय उसमें वो हिस्सा नहीं लेते, लेकिन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। तो अगर यहाँ कोई केस घटा है तो तब तक उसका इलेक्शन नहीं होगा। फिर कह रहा है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है, इस पे अभी चर्चा करते हैं। आगे आते हैं। कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता है। ठीक है ना, स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता है। फिर कहता है आगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अब समझो, यही तो एक घटना घट गई। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद है तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। ये गलत बात है, उसी के तो क्षेत्राधिकार में आता है। सर्वोच्च न्यायालय के ही तो क्षेत्राधिकार में आता है कोई भी विवाद, और कोई नहीं उसको सुलझा सकता। कौन सुलझाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। तो ये घटनाक्रम ये सीधे सीधे गलत कह रहा है, आपसे गलत पूछा है। अब समझना मेरी बात। कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं होता है, क्योंकि अभी तो इसने बहुमत प्राप्त किया है ना। बहुमत प्राप्त करने के बाद अब जो आपका ये होता है मुख्य न्यायाधीश आप ले सकते हो, है ना। मुख्य न्यायाधीश आप ले सकते हो, मुख्य न्यायाधीश आप ले सकते हो। तो मुख्य न्यायाधीश के सामने इसको भी क्या लेनी होती है? शपथ लेनी होती है ना। तो मुख्य न्यायाधीश के सामने इसको भी क्या लेनी होती है? शपथ लेनी होती है। तो तुरंत का तुरंत ये क्या होगा? निर्वाचित नहीं हो जाएगा। ये भी सही है। फिर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है, अधिक होता है ना भाई, अधिक होता है। ये ध्यान देना, क्योंकि सांसदों का मूल्य विधायकों के मूल्य से सदैव अधिक होता है। ये भी बात सत्य है। तो ये तीनों बात सत्य है। यानी बहुमत पाने के बाद भी आप तुरंत, जैसे क्या होता है क्या बहुमत पाने के बाद किसी पार्टी की सरकार बनी तो क्या तुरंत प्रधानमंत्री बन जाता है? नहीं, तो उसमें भी उसको शपथ लेनी होती है ना। तो शपथ का प्रावधान है, तो शपथ लेना होगा तब जा करके, यानी सारी योग्यता है, शपथ लेगा तब जा करके ये आपका राष्ट्रपति पद पे जाएगा। आगे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भैया भारत का प्रधानमंत्री नहीं हटा सकता, लोकसभा के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं हटा सकते, संसद द्वारा। अब संसद में आता कौन है? संसद में आता कौन है? राज्यसभा, और राज्यसभा और कौन आता है भैया? लोकसभा। लोकसभा तो यानी किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा। कैसे हटाया जा सकता है? कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग लगा के, महाभियोग लगा के, महाभियोग लगा के। कितने सदस्यों की जरूरत होती है? कुल सदस्य के दो तिहाई सदस्य की जरूरत होती है। 2/3 सदस्य के। ये कुल सदस्य कहाँ के होने चाहिए? ये कुल सदस्य संसद के होने चाहिए। क्लियर हुआ? इतना बात समझना। अगर ये कह दे कि उस समय उपस्थित
सभा में उपस्थित, संसद में उपस्थित सभी सदस्यों का 2/3 तो गलत होगा। सभा में उपस्थित सभी सदस्य नहीं, कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य अगर, क्योंकि भाई बहुत बड़ा काम है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। तो बहुत बड़ा काम के लिए पूरा एथेंटिकल चीज़ें होनी चाहिए, यानी अधिक से अधिक व्यक्ति इनके खिलाफ जाएं तभी महाभियोग लग सकता है। हालांकि अभी तक महाभियोग लगा नहीं है। चलो, तो आप समझ पाए, संसद के द्वारा यानी संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा। क्लियर है ना भाई? संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा। अभी कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद के द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव तो प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। किसके लिए? प्रधानमंत्री के लिए, है ना भाई? प्रधानमंत्री के लिए, इसके लिए नहीं। मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने का कोई हक नहीं बनता। मंत्रिपरिषद केवल आपका एक पार्टी विशेष होता है, लेकिन हमें दोनों पार्टियों से मतलब होता है 2/3 सदस्य। ठीक है ना? चलो, संबंधी प्रस्ताव से मतलब नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय केवल का निर्देश, कोई मतलब नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता, उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है।